सुंदरवन के जंगल में दो पेड़ थे। एक बड़ा आम का पेड़ और दूसरा छोटा सेब का पेड़। वो पेड़ बाप और बेटे थे। बड़ा आम का पेड़ कई दिनों से बहुत प्यासा था। वो प्यास से मर रहा था। तभी छोटा सेब का पेड़ बोलता है, कोई बचा ले मेरे पिताजी को, कोई मरने से बचा ले, कोई मेरे पिताजी को पानी ला दे। छोटे पेड़ चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा पापा के आम तोड़कर खा लूं। बाद में मैं पानी ला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। हरिया तोता बूढ़े पेड़ से आम तोड़कर खाता है और कुछ आम अपनी चोंच में लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पिताजी, हरिया तोते ने मुझसे वादा किया है, वो आपके लिए पानी जरूर लाएगा, आप फिक्र न करें। बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या जानो कितने झूठे वादे करते हैं। यह पक्षी सब झूठे हैं, कोई नहीं आएगा पानी लेकर। छोटा सेब का पेड़ तो हरिया तोता की राह देखता रहता है। आज रात बूढ़े आम के पेड़ को बिना पानी पिए ही गुजारनी पड़ती है। बेटा, मुझे डर है जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम पर भी सेब लगेंगे तो यह पक्षी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। पिताजी, मैं जवान हूँ, मुझे पानी ना भी मिले तो मेरा काम तो चल जाता है। मुझे बस आपकी चिंता सताई जाती है, अगर आपको पानी ना मिला तो। अगले दिन दोपहर के बाद एक कालू कौवा सुंदरी कौवी वहाँ आते हैं। छोटा सेब का पेड़ उन कौवे से कहता है, कौवे, अरे कौवे, मेरे पिताजी को बचा लें। मेरे बूढ़े पिताजी, पेड़ को बहुत प्यास लगी है, मेरे पिताजी के लिए कृपया करके पानी ला दें। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले हम आम तो खा लें, फिर ला देंगे। बड़े आम के पेड़ को पानी और छोटे सेब के पेड़, तुम्हारे सेब कब लगेंगे? मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे सेब खाने का। अरे कौवे अंकल, मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए मेरे सेब 1 साल बाद लगेंगे। आप मेरे पिताजी को बचा लें, मेरे पिताजी आपको ऐसे ही मीठे आम देते रहेंगे। फिर वो कौवे पति पत्नी जी भरकर आम खाते हैं और अपना पेट भरते हैं और बूढ़े आम के पेड़ से कहते हैं, सुनो बूढ़े आम के पेड़ जी, सादा पानी पियोगे या शरबत? फिर लाल शरबत पसंद करोगे तुम? अरे कौवो, मेरे लिए नदी से पानी ला दो, मेरे लिए यही काफी है। अरे सुंदरी आंटी, अगर आप मुझे थोड़ा लाल शरबत मुझे भी ला दोगे तो बहुत कृपया होगी आप दोनों की। अरे ला दूंगी, बस तुम हमारा इंतजार करना, हम अभी आते हैं। ये कहकर कालू कौवा सुंदरी कौवी चले जाते हैं। पिताजी सुनिए, मुझे लग रहा है कि यह कौवे हमारे लिए पानी जरूर लाएंगे। इनकी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है। अरे बेटा, पिछले महीने भी ये कौवे मेरे पास आए थे जब तब तुम सोए हुए थे और ये मुझसे पानी लाने का वादा करके चले गए थे, लेकिन फिर लौट कर कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर छोटा पेड़ बहुत निराश हो जाता है। शाम हो जाती है मगर कौवे तो झूठा वादा करके गए थे। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, लाल शरबत। अरे वो पेड़ लाल शरबत का इंतजार कर रहे होंगे। अरे कालू जी, अपना काम हमसे होता नहीं और हम उन्हें लाल शरबत पिलाएंगे? कैसे पिलाएंगे? बुड्ढा पेड़ कहीं का। अब आप ये सब बातें छोड़ो, चलो घर। फिर 2 दिन बाद वो बड़ा आम का पेड़ मरने ही वाला था कि तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, माफ करना, अब मेरे आम खत्म हो गए, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ, कोई मुझे पानी पिला दे। बूढ़े पेड़ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहती है, बूढ़े पेड़ जी, मेरे पास कोई मटका तो नहीं है, मगर मैं कोशिश करती हूँ पानी लाने की। आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। तभी छोटा सेब का पेड़ बोलता है, सुनो टुनटुनी चिड़िया, मेरे पत्ते तोड़कर इनमें पानी ले आए, मेरे पिताजी को पानी जरूर लाकर देना। सब पक्षी झूठे वादे करते हैं, मगर आप ऐसा ना करना, वरना मेरे पिताजी मर जाएंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं छोटे पेड़, मैं लाऊंगी, मैं पानी जरूर लाऊंगी। आप परेशान ना हो, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पानी लेकर वापस जरूर आऊंगी। मैं और पक्षियों की तरह आपको धोखा नहीं दूंगी। मैं आपके दर्द और आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो मटका ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता जिसमें वो पानी भरकर पेड़ के पास ले जा सके। फिर टुनटुनी चिड़िया थक हार कर इंसानों की बस्ती में जाती है और वहाँ पर खेत में काम कर रहे किसान से कहती है, किसान भाई, अरे ओ किसान भाई, मेरे जंगल में 2 पेड़ बहुत प्यासे हैं, वो प्यास से मर जाएंगे। आप उन्हें पानी दे दें। बूढ़ा आम का पेड़ और छोटा सेब का पेड़। ये सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं तो कब से आम के पेड़ की तलाश में था, मैं उसे पानी भी दूंगा और उससे मुनाफा भी लूंगा।
फिर किसान उस आम के पेड़ के पास जाता है और नदी से पानी भर भर के आम के और सेब के दोनों पेड़ों को पानी पिलाता है। बूढ़ा आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद करता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुमने हमारी जान बचाई। अगर आज तुम ना होती तो हम दोनों बाप बेटे मर जाते। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और अगर भविष्य में तुम्हें हमारी जरूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे नहीं पेड़ बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये काम तो मेरे किसान दोस्त ने किया है। अगर वो मेरी बात सुनकर वक्त पर आपको पानी नहीं देते तो ये सब मुमकिन नहीं था। आप दोनों अपना ख्याल रखें और वैसे भी हर पेड़ पौधे की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आप लोग हमारी कितनी मदद करते हैं, हमें आसरा देते हैं, फल देते हैं, ना जाने कितने फायदे। इसके बदले क्या हम आपको वक्त पर पानी नहीं पिला सकते? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पेड़ बहुत खुश होता है और फिर किसान टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुनो टुनटुनी चिड़िया, मैं इन पेड़ों के गिर पार कर देता हूँ ताकि कोई पक्षी उनकी आम न खाए और मैं उन पेड़ों की अच्छे से रक्षा भी करूँ। हाँ किसान भैया, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप इन दोनों पेड़ों की हिफाजत करना। उसके बाद वो दोनों बाप बेटी सेब और आम के पेड़ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये क्या? ये तो एकदम ठंडी चाय है। पर माँ जी, मैंने तो चाय अभी अभी केतली से निकाली है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ला तेरा हाथ दे, अभी दिखाती हूँ। ढोलकपुर में बहुत से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर टुनटुनी का ससुराल था। जिस दिन से टुनटुनी ब्याह कर यहाँ आई थी, उसका एक भी दिन चैन से नहीं गुजरा था। टुनटुनी घर पर रहकर अपने सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी, क्योंकि उसके सास और ससुर बहुत बूढ़े थे। पर टुनटुनी की सास कभी भी टुनटुनी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और हमेशा उसके काम में गलतियाँ निकाला करती थी। अरे बहू, कहाँ हो? कब से चाय मांग रही हूँ। टुनटुनी जल्दी से चाय लेकर आई। ये क्या? ये तो एकदम ठंडी चाय है। पर माँ जी, मैंने तो चाय अभी अभी केतली से निकाली है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ला तेरा हाथ दे, अभी दिखाती हूँ। टुनटुनी की सास ने उसका हाथ पकड़कर गरम चाय के कप में डुबो दिया, जिससे टुनटुनी बुरी तरह से जल गई। माँ जी, ये चाय तो खौल रही है। चल झूठी, एकदम ठंडी थी। जा जाकर दूसरी चाय लेकर आ। एक दिन खाने की टेबल पर जब सभी खाना खा रहे थे, तब सास ने खाने की थाली उठाकर फेंक दी। ये कोई खाना है? न मिर्च है न मसाले। अरे घर में किसी चीज की कमी है जो तू ढंग से एक समय का खाना भी नहीं पका कर खिला सकती? तुम तो जानती हो कि माँ को चटपटा खाना पसंद है, तो थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा डाल दिया करो। चलो कोई नहीं माँ, आज मैं तुम्हारे लिए बनवारी चाट भंडार से चटपटी चाट ले आऊंगा। वाह बेटा हो तो ऐसा। इस प्रकार टुनटुनी की सास उस पर अनेक अत्याचार करती थी। जब टुनटुनी अपने पति को ये सब बताती तो वो टुनटुनी को ही समझाता। अरे टुनटुनी, माँ को जल्दी गुस्सा आता है, वो दिल की बुरी नहीं है। और फिर माँ बाबूजी के सिवाय हमारा है ही कौन? भला वो हमारा बुरा तो नहीं सोचती होंगी। एक दिन बंटी से मिलने उसका दोस्त कालू कौआ और उसकी पत्नी उनके घर आए। नमस्ते चाची, मैं टुनटुनी से मिलने आया हूँ। क्या वो घर पर है? अरे आओ बेटा, तुम तो बहुत ही दिनों के बाद घर आए हो। क्या बात है, अपनी चाची से नाराज हो क्या? नहीं नहीं चाची, भला मैं क्यों आपसे नाराज रहने लगा? दरअसल मैं शहर में काम करने लगा हूँ तो ढोलकपुर आना कम हो गया है। आज 1 साल बाद आया हूँ तो सोचा अपनी जिगरी दोस्त से मिलाऊं और अपनी भाभी को भी देखाऊं। मैं उनकी शादी में नहीं आ सका, इसके लिए मुझे अफसोस है। बंटी कबूतर कालू कौवे की आवाज सुनकर अपने घोंसले से निकलकर बाहर आया। अरे वाह कालू, तुम? अरे टुनटुनी, कुछ चाय वाय लाओ, मेरा जिगरी आ रहा है। अरे मैं तो भाभी से मिलने आया हूँ और तुमसे भी। दोनों दोस्त बातें करने लगे, तभी टुनटुनी चाय और बिस्किट लेकर आई। ये क्या? बस नाश्ता? जाकर गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लेकर आ, आलसी कहीं की। माँ जी, मुझे बहुत बुखार चढ़ा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं ज्यादा देर खड़ी रहकर किचन में काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। मुझे चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, जाकर आप आराम कीजिए। अरे बेटा, तुम नहीं जानते इसके रोज के नए नए नाटक रहते हैं। जरा सा काम बता दो तो बीमार पड़ जाती है। जा जाकर पकोड़े और चटनी बनाकर लेकर आ। टुनटुनी को आखिर पकोड़े बनाने जाना पड़ा। कालू की पत्नी भी उसकी मदद करने किचन में चली गई। बहन, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। संसार में सभी को अपने हक के लिए स्वयं लड़ना पड़ता है।
पकोड़े खा पीकर कालू कौआ की पत्नी वहाँ से चले गए। अगले दिन अरे टुनटुनी, मेरे लिए गरम चाय ले आ। टुनटुनी चाय लेकर आई। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। चाय गरम तो है ना, वरना सोच ले तेरे मुंह पर ही चाय फेंकूंगी। हाँ माँ जी, बहुत गर्म है। आपको यकीन ना हो तो अभी दिखाती हूँ। टुनटुनी ने सास का हाथ पकड़ा और गर्म चाय के कप में डाल दिया। सास चिल्लाने लगी, तूने मेरा हाथ जला दिया। आने दे बंटी को, मैं उसे ये सब जरूर बताऊंगी। शाम को टुनटुनी की सास ने बंटी से उसकी शिकायत की तो वो बोला, माँ चाय गर्म है या नहीं, ये पता लगाने का नया तरीका तुमने ही तो अपनी बहू को सिखाया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगली सुबह सास बबली ने टुनटुनी को आवाज दी, बहू कुछ खाने को नाश्ता तो ले आ। टुनटुनी ने तुरंत टेबल पर गर्मा गर्म पकोड़े परोस दिए। सास ने खुशी खुशी पकोड़े मुंह में डाले तो उसका मुंह जल गया। पकोड़ों में इतनी तेज मिर्च मसाले थे कि पूछो ही मत। ये क्या, इतने मिर्च मसाले क्यों डाले हैं? माँ जी, आपने ही तो कहा था मैं फीका खाना पकाती हूँ, इसलिए मैंने चटपटा नाश्ता बनाया है। सास बेचारी कुछ कह नहीं पाई। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, लौटते समय आपके लिए बनवारी के समोसे ले आती हूँ। बनवारी के समोसे का नाम सुनकर सास के मुंह में पानी आ गया। वो इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई, ना टुनटुनी लौटी और ना बनवारी के समोसे आए। बेचारी सास भूख के मारे खुद किचन में कुछ बनाने गई तो कमजोरी के कारण चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। जब टुनटुनी घूम फिर कर लौटी तो देखा सासू माँ किचन में बेहोश पड़ी है। थोड़ी देर बाद जब सास बबली को होश आया तो सब उसके पास खड़े थे। माँ जी, अब आपकी तबीयत ठीक तो है ना? ये देखिए, मैं आपके लिए बनवारी के समोसे लाई हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए आपको चक्कर आ गई होंगे। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे बीमारी में भी काम करवाया, तेरा हाथ जलाया और तेरा अपमान किया। अब मुझे समझ में आ गया है कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। इसके बाद टुनटुनी की सास ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। कश्मीर के एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेली ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसके बेटा बेटी शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। टुनटुनी देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। टुनटुनी उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब टुनटुनी रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, ये कौवा तो भूखा लग रहा है। ओहो, बेचारा भूख से तड़प रहा है। टुनटुनी ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो एक रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी समय वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। टुनटुनी वापस अपनी रोटी में से एक रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को टुनटुनी को आवाज लगाता और टुनटुनी अपने खाने में से एक रोटी उसे खिला दिया करती। एक दिन वो कौवा टुनटुनी से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा टुनटुनी को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में टुनटुनी को घोंसला बह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा टुनटुनी के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से टुनटुनी भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा टुनटुनी के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है टुनटुनी की हालत बहुत खराब है। वो उड़ भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करूँगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है।
कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। टुनटुनी के बेटा बेटी जिस शहर में रहते थे, कौवा वहाँ चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर टुनटुनी के बेटा बेटी कौवे के साथ आने के लिए मान जाते हैं। जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं, तब तक टुनटुनी की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और टुनटुनी की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं टुनटुनी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा कौवा भाई? वो तुम दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी माँ से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। तुम तो जादुई कौवे हो, तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी माँ से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर टुनटुनी के लिए हर वो कोशिश करूँगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। तो वो उसी वक्त वहाँ से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे जादुई शक्तियाँ दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए पक्षी को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस चिड़िया को ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा। और जब तक वो चिड़िया धरती पर रहेगी, उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें खतरा है, अगर एक पल भी देरी हुई तो वो चिड़िया धरती पर ही रह जाएगी और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे टुनटुनी के पास जाता है, उसे वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। कौवा जैसे ही मरता है, टुनटुनी जिंदा हो जाती है। टुनटुनी उठती है तो अपने सामने अपने बेटा बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। टुनटुनी उन्हें जी भरकर प्यार करती है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए माँ, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सके। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा, मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। बच्चों तुम दुखी मत हो, तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतनी अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। टुनटुनी कौवे के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि टुनटुनी से 1 मिनट की देरी हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे वापस लाना ही होगा बच्चों। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौवे ने एक रोटी का एहसान अपनी जान देकर चुकाया ताकि एक माँ अपने बच्चों से मिल सके। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में टुनटुनी नाम की मासूम और सीधी सादी सी चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वहीं पास के ही घोंसले में रहने वाला कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और चालाक था। वो टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ जमा कर रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे टुनटुनी, आजकल बहुत भाग दौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ। देखो भाई, जल्दी ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सके।
अरे टुनटुनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत ही खुश हूँ। जल्दी मेरा भी अपना परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना घर होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टुनटुनी, अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्चे और घर का सपना देखने वाली। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के इरादे समझ नहीं पाती। वो रात दिन मेहनत करके एक एक दिन का चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया पर पानी पीने जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अपना घर ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? बेवकूफ टुनटुनी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर दिन ही बन जाएगा। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है। टुनटुनी का सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर लौट कर आती है तो देखती है उसका घोंसला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा है। ना जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। टुनटुनी चिड़िया पानी का बर्तन वहीं छोड़कर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। कालू अपने घोंसले में छुपकर ये सब देख रहा था। अरे ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी हार नहीं मान रही। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। जैसे ही टुनटुनी तिनका लेने जाती है, कौवा चोंच मारकर उसका पानी से भरा बर्तन नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया तिनके जमा करके वापस आती है तो अपना पानी का बर्तन नीचे टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो दिन भर से मेहनत करके तिनके जमा कर रही हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन जी, क्या बात हो गई जो आप ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? बुलबुल बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो ना जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने गई तो मेरे पानी का बर्तन भी किसी ने नीचे गिराकर तोड़ दिया। बहन जी, हो ना हो ये काम उसी दुष्ट कौवे का है। आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपका और आपके बच्चे का यहाँ रहना दूभर कर देगा। अब आप रोना छोड़ो और समझदारी और चालाकी से काम लो। इतना कहकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी रोती बिलखती अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। इधर कालू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत न कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसका अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये टुनटुनी जोर जोर से रोएगी। कालू अंडों को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो टुनटुनी का घोंसला साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस ये टुनटुनी दाना लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर इसे मजा चखाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया को देखने में व्यस्त वो ये देख नहीं पाता कि वो एक बांस के घोंसले के पास पहुंच गया है। कालू कौवा को समझ पाता इससे पहले ही बांस के एक जोरदार हमले से वो नीचे गिर जाता है। कोई है? कोई मुझे बचाओ! अरे कोई पानी का एक बूंद दे दो! अरे मेरी कोई मदद करो! अरे कोई है? कालू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था, वो दर्द से झटपटा रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया कालू की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इस कौवे को पता चलेगा कि भूख प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। अरे मरने दो इस कौवे को यहाँ पर ही। मैं तो कहती हूँ टुनटुनी बहन, आप भी अब जाओ और जाकर आप सुकून से अपने घर में रहो। आज इस कौवे के साथ ही सारी मुसीबत भी खत्म समझो। नहीं नहीं बुलबुल बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल
पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सब पक्षी भी कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। हमें कौवे की मदद करनी चाहिए। टुनटुनी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो कि फिर से इस चालाक दुष्ट कौवे की मदद करना चाह रही हो। आप ही करो ये फिजूल भलाई। मैं आस्तीन के सांप को नहीं पालती। हाँ, बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूँ कालू भाई, मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है। आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी वाला बर्तन तोड़ा था। शायद यही मेरी सजा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। कालू भाई ऐसी बातें नहीं करते, मैं अभी कुछ करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और कालू कौवे को पिलाती है। बस यही रहना कालू भाई, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल मत घबराना। थोड़ी देर बाद टुनटुनी डॉक्टर कबूतर को लेकर आती है। कालू, अगर आज टुनटुनी समय से तुम्हारा इलाज न करवाती तो शायद तुम जीवित न होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। कुछ दिन आराम करोगे तो घाव जल्दी ही भर जाएंगे। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास से कुछ दिनों में मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो कालू भाई? पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। मैं आपको रोज दाना और पानी लाकर दिया करूँगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मेरे जैसे दुष्ट पक्षी की तुम इतनी सेवा कर रही हो, जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तो अंडे तोड़ना चाहता था, तुम्हें दुखी और परेशान देखना चाहता था। एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भाई, मैं सब जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सब बुरा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया से अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। दूसरों को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था। आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा सबके काम आऊँगा। और इस तरह एक मासूम सी टुनटुनी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच और अच्छा पक्षी बना दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है और अच्छाई से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है, जहाँ तरह तरह के पक्षी अपने अपने परिवार के साथ सुंदर घोंसले बनाकर रहा करते थे। इन्हीं पक्षियों में एक टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा नाम का जोड़ा भी रहा करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी कालू कौवे के पास आती है और कहती है, सुनिए कालू जी, देखिए ना, हमारे घोंसले में जल्दी एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ। बस मन में एक ही डर लगा रहता है कि ना जाने बेटा होगा या बेटी। अगर बेटी हो गई तो हरी तोती और बबली कबूतरी तो ताने देकर मेरा जीना ही दुश्वार कर देंगी। मैं उन दोनों से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? देखो टुनटुनी, तुम माँ बनने वाली हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ऐसी अशुभ बातें लेकर क्यों बैठ गई हो? अरे मेरा नाम कालू है, कालू। मेरे घर में बेटा ही पैदा होगा, मुझे तो पूरा यकीन है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मनी मन शंका रखते हुए एक एक दिन करके अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अब तो टुनटुनी और कालू को हर पल बस अपने बेटे का इंतजार रहने लगता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से उछलते हुए बोलती है, कालू जी, अरे कालू जी, जल्दी घर के अंदर आइए। देखिए, लगता है हमारा बच्चा अंडे से बाहर आ रहा है। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से अंदर आ जाता है। टुनटुनी और कालू खुशी से अपने टूटते अंडे की ओर देखने लगते हैं। ये क्या टुनटुनी, हमारे अरमानों पे तो पानी ही फिर गया। हमें तो एक बेटे की चाह थी, और ये क्या, हमारे घर तो एक बेटी का जन्म हो गया। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, रुपया है, पैसा है, जंगल के सभी पक्षी मेरा कितना आदर सम्मान करते हैं। मेरी बेटी के जन्म होने के बाद तो मैं किसी से नजर मिला के बात नहीं कर पाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपनी बेटी के जन्म से दुखी हो रहे होते हैं। तभी उनकी नन्ही सी बेटी अपनी माँ से कहती है,
माँ पापा, मैं कितना उत्साहित थी कि आज मैं आप लोगों से मिलूंगी, अपनी माँ के गले लगकर उसे खूब प्यार करूंगी। लेकिन लगता है कि आप दोनों मुझे देखकर खुशी नहीं हुए। मैं अंडे के अंदर से भी आपकी बातें सुन रही थी। आप दोनों को मेरी नहीं, एक भाई की जरूरत थी ना। अपनी नन्ही सी बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपने व्यवहार के लिए बहुत पछतावा होता है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, आप तो मम्मा की जान हो, बेटा हो या बेटी, मम्मा के लिए तो अपने बच्चे हमेशा ही स्पेशल होते हैं। बस पापा को मुझे लगता था कि शायद हमारे घर में बेटा आने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे। आप ये सब छोड़ो, आप इन बातों के लिए अभी बहुत छोटी हो। टुनटुनी अपनी बेटी को समझा बुझाकर बात बदल देती है, लेकिन कालू कौवा अपनी नन्ही बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया इस बार फिर से 2 अंडे दे देती है। देखो टुनटुनी, पहली बार में बेटी हो गई। मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन इस बार अगर बेटा ना हुआ तो हम कैसे मुंह दिखा पाएंगे पूरे जंगल में पक्षियों को? हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। अरे क्या फायदा इतने रुपया पैसे का, अगर हमारे वंश बढ़ाने वाले का ही जन्म ना हो। बेटा या बेटी तो ईश्वर की देन है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ जी? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तीनों बेटे ही पैदा कर देती। देखिए, आपने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया। बेटे की आस पे जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे क्यों ठुकरा रहे हैं? टुनटुनी चिड़िया के समझाने का कालू पर कोई असर नहीं होता और इस बार भी अंडों से 2 नन्ही चिड़िया का जन्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरे कुछ पता चला, कालू कौवे के तो 3 बेटियां पैदा हो गयी। अब इसकी अकड़ थोड़ी ढीली पड़ेगी। मैं तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करने वाली। बहुत घमंड था इस टुनटुनी को अपने पति के पैसे व्यापार पर। अब क्या करेगी? अब तो 3 बेटियां पैदा हो गई हैं। अरे अकेले ही सड़ना पड़ेगा इस घोंसले में जीवन भर। मेरे तो 2 बेटे हैं। मैं तो अपनी बहू से खूब सेवा करवाऊंगी। मेरा जीवन तो भरपूर मजे में बीतने वाला है। सभी पक्षी टुनटुनी और कालू के घर बेटियों का जन्म का खूब मजाक बनाते हैं। उनके मजाक उड़ाने की आवाजें कालू के कानों में भी पड़ जाती हैं। देखो टुनटुनी, जिन पक्षियों की मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, वही पक्षी आज मेरा मजाक बना रहे हैं। ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के कारण ही संभव हुआ है। अब मैं तुम्हारी बेटियों को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये तीनों बच्चियां क्या आपकी नहीं है? और ये नन्ही जान का भला क्या कसूर है? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इन तीनों को अपने घर से कहीं दूर छोड़कर चली आओ, नहीं तो समझ लो बेटियां पैदा करने वाली पत्नी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कैसे बाप है आप? अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो अपनी बेटी को यूं ही जंगल में मरने के लिए छोड़ देंगे? आप इस घर में जगह दे या ना दे, मैं अपनी बेटियों को लेकर इस घर से जा रही हूँ। आज के बाद हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कालू का बड़ा सा घर छोड़कर चली जाती है। इधर कालू कौवा टुनटुनी के जाने के बाद दूसरी शादी कर लेता है और उधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों नन्ही बच्चियों के लिए बहुत मेहनत से कच्चा पक्का सा घोंसला बनाती है और उनका पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करती है। बेटा, आप तीनों मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो। आपकी मम्मा से जितना भी बन पड़ेगा मैं आपके लिए जरूर करूँगी। बस आप तीनों जल्दी से बड़ी होकर मम्मा के सपने पूरे कर दो। टुनटुनी की बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का काम में भी हाथ बटाने लगती है। अब धीरे धीरे टुनटुनी के जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। एक दिन बुलबुल चिड़िया और टूनी चिड़िया घर लौट रही होती है कि तभी उनकी नजर एक बूढ़े और कमजोर से दिखने वाले पक्षी पर पड़ती है। बुलबुल और टूनी चिड़िया उड़कर उस पक्षी के पास जाती हैं। अरे काका, कौन है आप? आपको तो तेज बुखार है। ऐसी हालत में आप यहाँ पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? कौन कौन है आपके परिवार में? मुझे बताइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं बीमार था, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आप रोइए नहीं काका, मेरे साथ चलिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मेरे घर में मेरी माँ और बहनें भी हैं। हम आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं। बुलबुल और टूनी चिड़िया उस बूढ़े कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। अरे बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिले और तूने घर क्यों लेकर आई है?
माँ, ये काका बहुत बीमार हैं। इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आप ही तो कहती हैं कि जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए, और ये तो मेरे पिता की उम्र के हैं। इन्हें ऐसे ही जंगल में छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं इन्हें अपने घर ले आई। ये तुम्हारे पिता जैसे नहीं, तुम्हारे पिता ही हैं, जिन्होंने बरसों पहले हम चारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का अपमान किया, इसलिए ही मेरी ऐसी हालत हुई है। तुम्हें घर से निकालने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, फिर मुझे दूसरी पत्नी से 2 बेटे हुए, लेकिन उन तीनों माँ बेटों ने मेरा कभी सम्मान नहीं किया और मेरा घर कारोबार सब हथिया लिया। और जब मैं बीमार हुआ तो मुझे मरने के लिए जंगल में फेंक दिया। मुझे अपने किए हुए पर बहुत दुख है टुनटुनी, चाहो तो तुम अभी मुझे घर से निकाल दो, लेकिन हो सके तो मेरे कर्म के लिए माफी दे दो। अब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हम तीनों बहनें आपकी सेवा करेंगे। आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हमारा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे जो भी हुआ हो। आप हमारे पिता हैं। जब मेरी बेटियों ने आपको माफ कर दिया तो मैं भी आपको माफ कर देती हूँ। आज मेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि 3 बेटियों की माँ होना कोई अभिशाप नहीं, वरदान है, वरदान। और फिर वो सब लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, गोलू, पूरी और पिंकी। टुनटुनी का घोंसला बहुत पुराना और जर्जरा हो गया था और कभी भी गिर सकता था, पर वो बारिश आने से पहले उसे ठीक नहीं करा सकी। एक रात तेज आंधी और बारिश में उसका घोंसला टूटकर गिर पड़ा। टुनटुनी ने किसी प्रकार अपने बच्चों की जान बचाई। टुनटुनी और उसके बच्चे सारी रात बारिश में भीगे, जिसके कारण बच्चों को बुखार आ गया। गोलू, पूरी और पिंकी अभी बहुत छोटे थे, उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं निकले थे। अगले दिन सुबह बच्चों को बुखार में तपता देखकर टुनटुनी बहुत परेशान हो गई और डॉक्टर तोताराम के पास मदद मांगने पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे रात भर बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ गए हैं, कि आप उनका इलाज कर देंगे? हाँ टुनटुनी, ये भी कोई पूछने की बात है। डॉक्टर का तो फर्ज होता है रोगी का इलाज करना। चलो मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो। पर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। रो मत टुनटुनी, मुझे तुमसे फीस नहीं चाहिए। डॉक्टर तोताराम टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर पहुंचा तो देखता है कि उनका घोंसला तो जमीन पर टूटा पड़ा है और बच्चे टाल पर सिकुड़े बैठे रो रहे हैं। अरे ये क्या, तुम्हारा तो घर ही उजड़ गया। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल बारिश में मेरा घोंसला गिर गया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बारिश में घोंसला बनाया भी तो आंधी पानी में फिर गिर जाएगा। घोंसले को मजबूत होने का समय ही नहीं मिल पाएगा। ये तो तुमने सही कहा। तुम चाहो तो बारिश खत्म होने तक मेरे घर में रह सकती हो। मौसम साफ होते ही घोंसला बना लेना। डॉक्टर साहब, आप बहुत दयालु हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को परेशानी उठानी पड़े। आपका परिवार खुद इतना बड़ा है कि अगर 4 पक्षी उस घर में रहने आ गए तो हमारे बोझ से कहीं आपका घोंसला भी न टूट जाए। ये भी बात तुमने सही कही। देखो मेरे पास एक और उपाय है। जंगल के दूसरे छोर पर जो इंसानों की बस्ती है, वहाँ इंसान अपने घरों में शुद्ध हवा का आवाजाही के लिए रोशनदान बनवा कर रखते हैं। अगर तुम चाहो तो बारिश के मौसम बीतने तक अपने बच्चों के साथ वहाँ आराम से रह सकती हो। बारिश बीतते बीतते तुम्हारे बच्चे भी कुछ बड़े और ताकतवर हो जाएंगे, तब तुम लोग घर बना सकते हो। इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। टुनटुनी को ये बात ठीक लगी। तोताराम बच्चों को दवा पिलाकर और जरूरी सलाह देकर चले गए और टुनटुनी नए घर की खोज में जंगल से लगे हुए शहर में पहुंची। वहाँ जंगल के पास एक घर था जो खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं रहता था। बेघर चिड़िया उसके बच्चों को एक आसरा मिल गया। वो अपने बच्चों को लेकर वहीं रहने लगी। ये घर बहुत मजबूत था, चाहे कितनी भी आंधी और बारिश हो, ये घर कभी भी नहीं टूटता। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित थी। आखिर बारिश का मौसम समाप्त हुआ तो टुनटुनी ने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों, अब बारिश का मौसम खत्म हो गया है, तो क्यों न हम नया घोंसला बनाएं और जंगल में वापस लौट चलें। पर माँ, ये घर तो हमारे पुराने वाले घोंसले से कई ज्यादा अच्छा है और मजबूत है। हम यही क्यों नहीं रह सकते?
बेटा, अपना घर अपना होता है, चाहे जैसा भी हो। ये इंसानों की बस्ती है। इंसान को पशु पक्षियों का साथ नहीं भाता। वो उन्हें कैदी बनाकर रखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि पक्षी शोर मचाते हैं और गंदगी करते हैं। अरे माँ, पर हम जिस जंगल में थे वो तो शहर से कई ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा था, जबकि यहाँ इंसानों के शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहता है। और जितना शोर इंसानों की मोटर गाड़ी मचाती है, जंगल के सभी पशु पक्षी मिलकर भी नहीं करते होंगे। अरे वाह, मेरा नन्हा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या करें, इंसानों को बस दूसरों में कमियां नजर आती हैं। अपनी गलती और कमी उन्हें दिखाई ही नहीं देती। क्यों, क्या वो अंधे होते हैं, अकल के अंधे? गोलू की बात पर सभी हंस पड़े। टुनटुनी सबसे पहले डॉक्टर तोताराम से मिलने उनके घर पहुंची। अरे टुनटुनी, तुम आ गई। मैंने तो सोचा कि शहर की चमक दमक में तुम जंगल को ही भूल गई। डॉक्टर साहब, शहर में इंसानों ने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि वहाँ सांस लेना भी दूभर है। दिन भर उनकी मोटर गाड़ियाँ शोर मचाती हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। ऊपर से उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलता काला विषैला धुआं वायु को प्रदूषित करता रहता है। भला वहाँ मेरा क्या काम? ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा नया घर बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने घर बनाने के लिए कुछ घास और तिनके मंगा लिए हैं और 2 मजदूर चिड़ा भी राजी कर लिए हैं, जो तुम्हारा घर बना देंगे। वो बहुत ही कुशल कारीगर हैं। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत और सुंदर घर बना देंगे। डॉक्टर साहब, आपके इस एहसान को मैं कैसे चुका पाऊंगी? परंतु मेरे पास मजदूरों को देने के लिए दाना ये कुछ भी नहीं है, तो मैं खुद ही अपने बच्चों की सहायता से घर बना लूंगी। अरे टुनटुनी, कैसी बातें करती हो? संकट के समय अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये दोनों मजदूर तुम्हारे घर बनाने में कोई मजदूरी नहीं लेंगे। और भविष्य में अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो जिस तरह तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, वैसे भी तुम किसी दुखी पक्षी की सहायता कर देना। समझ लो, यही हमारा उपकार चुकाने का उपाय है। वाह डॉक्टर साहब, आपने कितनी अच्छी बात कही। मैं आपसे वादा करती हूँ, भविष्य में मैं भी आपके समान किसी न किसी बेघर चिड़िया माँ की सहायता अवश्य करूँगी। इस प्रकार तोताराम से बात करके टुनटुनी अपने बच्चों के पास वापस आ गई। अगले दिन 2 मजदूर चिड़ों ने टुनटुनी का घर बनाना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह बाद जब उनका घर बनकर तैयार हुआ तो मजदूर चिड़ा जाते जाते बोलता है, बहन, ये सच है, हम तो बिना मजदूरी के काम करने के लिए तैयार न थे, पर तोताराम जी ने हमसे वादा किया, यदि हम तुम्हारा घर बनाने में सहायता करेंगे तो हमारा और हमारे परिवार का मुफ्त में इलाज कर दिया करेंगे। ये सुनकर हम बहुत शर्मिंदा हो गए। अगर एक पक्षी मुसीबत के समय दूसरे पक्षी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तोताराम जी की इस बात ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। तभी हमने तय किया कि हम स्वेच्छा से तुम्हारा घोंसला बनाने के लिए श्रमदान करेंगे। टुनटुनी उन दोनों की बातें सुनकर भावुक हो गई और भगवान और तोताराम का धन्यवाद करने लगी। इस प्रकार टुनटुनी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता कर। ये कहानी हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपने शराबी पिता कालू कौवे के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का हाल ही में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया को जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने पिता को घोंसले की जिम्मेदारी संभालने की बात करती रहती थी, पर कालू कौवा हर समय नशे की हालत में रहता था। शराब पीना जैसे उसके जीवन का कर्तव्य बन चुका था। उसकी बेटियां भूखी रहे चाहे प्यासी रहे, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी अपने पिता कालू कौवे से कहती है, पिताजी, अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाइए। माँ के जाने के बाद हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो गया है। जब माँ थी तो मुझे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। जब से माँ गई है, मैं कितने दिनों तक नहीं सोई हूँ, पर अब तक आपने एक बार भी मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि बेटिया भोजन किया है या नहीं। मुझे ज्ञान दे रही है? अब क्या मैं अपना शराब पीना छोड़कर तेरी परवरिश में लग जाऊं? तू क्या चाहती है कि तेरा बाप अपनी आजादी छोड़कर तेरे पीछे पीछे घूमता रहे? पिताजी, आप मेरे पिता हो। आपका कर्तव्य है कि आप मेरा पालन पोषण करो, कहीं जाकर मजदूरी करो, ताकि घर में 4 पैसे आ सके और हम उनसे अपनी आगे का जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। इतनी सी होकर मुझे जीने की बात बता रही है? अगर तुझे जीने में इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तू जा मर जा अपनी माँ की तरह, पर मुझे चैन से जीने दे।
पिताजी आप शराब पीना छोड़ दीजिए। आपके सिवा मेरे संसार में अब है ही कौन? अगर आपको भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी कालू कौवा नशे की हालत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को जोरदार चांटा मारता है और वहाँ से उड़कर जंगल में चला जाता है। चिड़िया भूखी प्यासी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करके रो रही थी। तभी उसके घोंसले में एक दूर दराज वाली हरी तोती उड़ती हुई आती है। अरे बिटिया, इतनी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आँखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और रोना बंद करती है। अरे आप कौन है? बिटिया, मैं बहुत दूर के जंगल से आई हूँ। मैं पक्षियों को बढ़िया बढ़िया मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। लाओ, मैं तुम्हें ही मेहंदी लगा देती हूँ। केवल 10 रुपए में बढ़िया डिजाइन लगाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगाना है मेहंदी। अरे बिटिया, लगा लो। तुम्हारे सुंदर से पैरों पर ये मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। इतनी प्यारी मेहंदी देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो जंगल के सारे पक्षियों को मेहंदी लगाती हूँ। मेरी माँ भी संसार में नहीं है। वो कब का मुझे बेसहारा करके संसार से चली गई है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है बिटिया। इतनी सी उम्र में बिना माँ के जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तब से मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई थी। उस समय मेरे पास केवल मेरे पिता थे, पर पिता के जुआ खेलने की आदत से मुझे जीवन बिताने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाने का काम करना शुरू किया। पर आज देखो, मैं खुद कमाती हूँ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताती हूँ। आप मुझे भी ये मेहंदी लगाना सिखा दीजिए ना, ताकि मैं भी पक्षियों को मेहंदी लगाकर पैसे कमा सकूं और अपने जीवन को गुजारा कर सकूं। बिटिया, उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा और वहाँ रहकर मेरे साथ ही काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हरी तोती बिना सोचे समझे टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने जंगल में लेके चली जाती है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ कई सारे पक्षियों के घोंसले में मेहंदी लगाने जाने लगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने 2 ही दिन में मेहंदी लगाना सीख लिया था। अरे वाह बिटिया, तुम तो मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। तभी हरी तोती के घोंसले में लूसी नाम की कबूतरी आती है। अरे तोती बहन, मेरे साथ तुरंत चलिए। कल ना मेरा विवाह है, तो आप मुझे और मेरे कुछ साथी पक्षी बहनों की बढ़िया सी मेहंदी लगा दो। आपका जो भी पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगी। क्या मैं जाऊँ मेहंदी लगाने? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल जाओ। लूसी बहन, आप इस बिटिया को साथ ले जाइए। ये आपको बढ़िया सी मेहंदी लगा देगी। अरे नहीं नहीं तोती बहन, आप ही चलिए। ये तो एक बच्ची है, इससे कहाँ मेहंदी लगाना आएगा। अरे लूसी बहन, चिंता ना करिए। ये बिटिया मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाती है। ये देखिए, इस में कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बिटिया। लूसी टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हरी तोती अकेले घोंसले में बैठी हुई थी। चलो, अच्छा हुआ कि टुनटुनी बिटिया मेहंदी लगाना सीख गई। अब जब वो शाम को लौट कर आएगी तो वो सारे मेहंदी के पैसे मुझे देने लगेगी। उस समय मैं वो सारे पैसे वापस उसी को दे दूंगी और कहूँगी कि बिटिया, आज से तुम अपनी कमाई के पैसे अपने मन मुताबिक ही खर्च करना, क्योंकि इन पैसों पर केवल टुनटुनी चिड़िया का ही हक है। हरी तोती के विचार इतने अच्छे थे कि टुनटुनी चिड़िया ने कभी सोचा नहीं था। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ उसके घोंसले में आती है और शाम तक कई सारे पक्षियों को बढ़िया बढ़िया डिजाइन की मेहंदी लगा देती है। सारे पक्षी जब इतनी सुंदर मेहंदी देखते हैं तो वो सब खुश होकर टुनटुनी चिड़िया को काफी सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे? अरे वाह, इस कार्य के तो मुझे बहुत से पैसे मिले हैं। चलो मैं तोती आंटी को ये सारे पैसे दिखा कर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर हरी तोती की घोंसले की ओर आने लगती है। तभी इतने सारे पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के मन में लालच जाग जाता है। अरे अगर मैं ये पैसे तोती आंटी के पास ले गई तो वो तो मेरा सारा मेहनत का पैसा मुझसे ले लेंगी और मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई उन्हें नहीं दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये मेहंदी और पैसे लेकर अपने जंगल अपने घोंसले में चली जाती हूँ और वहीं रहकर अपने जंगल के पक्षियों को मेहंदी लगाने का काम करूँगी। हाँ, ये सही रहेगा।
इधर हरी तोती टुनटुनी चिड़िया के प्रति इतने अच्छे विचार अपने मन में लिए बैठी थी। उधर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने जंगल की ओर आने लगती है। तभी अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया को कुछ डाकू पक्षी पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर उससे वो सारा धन छीन लेते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को तलाश करते करते वहाँ आ जाती है और वो जब टुनटुनी चिड़िया को ऐसी अवस्था में देखती है तो वो घबरा जाती है। अरे मेरी बच्ची, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आती है और एक माँ की तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। आपने इतनी लगन से मुझे मेहंदी लगाना सिखाया और मैं आप ही को धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग रही थी। पर देखो, मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल गई। कुछ डाकू पक्षियों ने मुझे मारा और सारा पैसा मुझसे छीन कर लेके चले गए। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, ये लो आपकी मेहनत का पैसा। आज आपने मेहनत की है, उसका आपको कुछ तो फल मिलना ही चाहिए ना। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हरी तोती के गले लिपटकर उससे क्षमा मांगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया सदा के लिए हरी तोती के साथ ही रहने लगी और उसी के साथ पक्षियों को मेहंदी लगाने का कार्य